हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नवीन लोक प्रबंधन के नवीन आयाम के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको नवलोक प्रबंधन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बाद में आज आपको पढ़ना है कि जो लोक प्रबंधन होता है इसके आयाम कौन कौन से होते हैं। तो इसके आयाम देखिए, इसमें क्या क्या हो जाता है। तो पहला होता था इसमें सुशासन, ठीक है। सुशासन मतलब अच्छा शासन। फिर इसके बाद में ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, मतलब आज हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सारे काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रही है। फिर इसके बाद में सिविल सोसाइटी या इसी को नागरिक समाज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इस सिविल सोसाइटी में, नागरिक समाज में कुछ संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं। फिर इसके बाद में सिटीजन चार्टर, जिसको नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद में सूचना का अधिकार, और फिर अंत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये सब आपको नवीन लोक प्रबंधन के आयाम के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुशासन को, ठीक है। अब सुशासन का अर्थ क्या होता है? तो सुशासन शब्द सुधन शासन दो से मिलकर बना है, ठीक है। तो सुशासन किससे मिलकर बना है? सुधन शासन से मिलकर बना है। और सु का मतलब होता है अच्छा, और शासन का मतलब शासन। तो जो अच्छा शासन होता है या अभिशासन होता है या राम राज्य होता है, उसी को हम सुशासन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब राम राज्य का मतलब कि भगवान श्री राम के समय में भी बहुत अच्छा शासन रहा था। उनके समय में जनता अधिक सुखी थी, भगवान श्री राम भी अनुशासन में रहकर कार्य करते थे, ठीक है। इसलिए इसको राम राज्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसमें कि जिसमें शासक भी अनुशासित हो, ये आपको ध्यान रखना होगा कि सुशासन का अर्थ क्या है। तो जिसमें शासक भी अनुशासित होकर कार्य करे तो उसे हम राम राज्य कहते हैं, उसे हम सुशासन कहते हैं। और इस सुशासन की अवधारणा यह कब से अस्तित्व में आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो सुशासन की अवधारणा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व बैंक के द्वारा दी गई थी, और इसके तहत प्रशासन की परंपरागत अवधारणाओं में आमूलचूल परिवर्तन करने के प्रयास किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि नागरिकों को प्रभावपूर्ण, कुशल और समान सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना। आ रहा समझ में? इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को समान सार्वजनिक सेवाएं, समान सरकारी सेवाएं प्रदान करना है और अच्छी सेवाएं प्रदान करना है। फिर इसके बाद में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है। कल्याणकारी राज्य मतलब हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी, तो ऐसे कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद जो विधि का शासन होता है, इसको बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद में अगला इसका उद्देश्य होता है संवेदनशील होना। संवेदनशील मतलब जनता के दुख और सुख दोनों ही स्थिति में साथ रहना। फिर इसके बाद में जन केंद्रित मतलब जनता पर केंद्रित होकर कार्य करना। फिर इसके बाद में पारदर्शी, तो पारदर्शी का मतलब होता है कि सरकार जो भी कार्य करे वह जनता को स्पष्ट दिखे कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है। इसको सरल भाषा में हम कहते हैं जानकारी का खुलापन। फिर इसके बाद में अगला आता जवाबदेही, ठीक है। तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब अपने अपने कार्य के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। फिर इसके बाद में सहभागी शासन स्थापित करना है, मतलब सरकार अब अपने कार्यों में जनता को भी शामिल करेगी, ठीक है। और जनता के निर्णय के माध्यम से ही सरकार भी अब निर्णय लेगी। तो ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा और इसका उद्देश्य देखिए कि एक ऐसा परिवेश प्रदान करना है जिसमें जाति और लिंग की विविधता के बावजूद सभी नागरिक अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। तो ये सभी उद्देश्य होते हैं सुशासन के। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि सुशासन का अर्थ क्या है, ठीक है। तो सुशासन का अर्थ आपको ये लिखना होगा। उद्देश्य अगर 3 नंबर में पूछे तो आपको ये लिखना होगा, तो ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो 10 से 15 शब्द मतलब 1-1.5 लाइन आपको लिखना होगा। 30 शब्द ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है सुशासन की अवधारणा। तो सुशासन की अवधारणा को 1990 के दशक से अधिक महत्व प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 1990 के दशक से सुशासन को अधिक महत्व दिया जाने लगा
और जब विश्व बैंक के द्वारा 2 रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो विश्व बैंक ने 2 रिपोर्ट पेश की थी। तो देखिए इसमें पहली रिपोर्ट में क्या बताया था विश्व बैंक ने और दूसरी रिपोर्ट में क्या बताया था। तो पहली रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया था कि देखिए पहले तो इसका नाम क्या था इस रिपोर्ट का, पहली रिपोर्ट का, तो सब सहारा अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ, यह 1989 में यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और इसमें किस पर जोर दिया था विश्व बैंक ने, तो इसमें कहा था कि सुशासन की जरूरत पर अत्यधिक बल दिया जाए, ये इन्होंने कहा था। विश्व बैंक ने पहली रिपोर्ट में कहा था कि जो सुशासन है तो सुशासन की जरूरत पर अत्यधिक बल दिया जाए। मतलब विश्व में अब किसकी जरूरत है, तो विश्व में सुशासन की जरूरत है, अच्छे शासन की जरूरत है। तो इसको फोकस किया था वर्ल्ड बैंक ने। फिर दूसरी रिपोर्ट में क्या कहा था विश्व बैंक ने, तो दूसरी रिपोर्ट में कहा था कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में दूसरी रिपोर्ट पेश की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व बैंक ने दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो यह 1992 में उसने प्रकाशित की थी। और इसमें विश्व बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की थी। तो सुशासन से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू बताए थे वर्ल्ड बैंक ने। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों ही रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि विश्व बैंक ने कब कब सुशासन से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो ये 2 रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो 1989 में और एक 1992 में। अब इसके बाद आगे देखिए सुशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहली अवधारणा देखिए इसमें पारदर्शिता। तो पारदर्शिता को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि जानकारी का खुलापन, मतलब सरकार जो भी कार्य करे वह स्पष्ट जनता को दिखाई दे। आ रहा समझ में। और आज हम देख भी रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह जनता को स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। सरकार अगर कोई भी योजना शुरू करेगी तो उसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें आगे, तो पारदर्शिता यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि परंपरागत लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को गोपनीय रखा जाता था। जो परंपरागत लोक प्रशासन था तो उसमें सरकार जो भी काम करती थी उसकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती थी। उदाहरण के लिए शासकीय गुप्त कार्य अधिनियम 1923 के तहत, ठीक है, इसमें आम जनता को अधिकार नहीं था कि शासकीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो पारदर्शिता प्रशासन का सर्वप्रमुख लक्षण है और सूचना का अधिकार इसका व्यवहारिक रूप होता है। और भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था, ठीक है। तो यह पारित होने के बाद प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया है कि अगर जनता कोई सूचना मांगती है तो जनता को सूचना अवश्य दे, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है जन भागीदारी। जन भागीदारी मतलब जनता की भागीदारी हो गया। तो इसमें देखिए तो सुशासन की अवधारणा विकेंद्रित, ठीक है, या विकेंद्रीकरण की पोषक होती है और केंद्रीकरण के दोषों को दूर करने के लिए इस अवधारणा को अपनाया गया है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से निर्णय लेते समय उन लोगों की राय जानने का प्रयास किया जाता है जो इस निर्णय से प्रभावित होते हैं। अब प्रशासन में सर्वत्र भागीदारी या जन भागीदारी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर जन भागीदारी के कुछ उदाहरण हैं। तो जन भागीदारी के उदाहरण में पहला उदाहरण है कि भारत में स्थानीय स्तर पर ग्राम सुरक्षा समिति, ठीक है। तो ग्राम सुरक्षा समिति में क्या होता है, तो गांव की सुरक्षा के लिए गांव के लोग एक समिति बनाते हैं और गांव की सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इसे ग्राम सुरक्षा समिति कहते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही नगर की सुरक्षा के लिए नगर के कुछ सदस्य समिति में शामिल होते हैं जिसे नगर सुरक्षा समिति कहते हैं। फिर इसके बाद वन सुरक्षा समिति, तो यह वनों की सुरक्षा के लिए कुछ सदस्यों के द्वारा समिति का गठन किया जाता है, इसलिए इसको वन सुरक्षा समिति कहते हैं। फिर इसके बाद में DRDA, तो DRDA का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसके माध्यम से जनता को इसमें भागीदार बनाया जाता है। फिर इसके बाद में बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा महापंचायतों का आयोजन करना, तो इन महापंचायतों के माध्यम से जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें ई गवर्नेंस।
ई गवर्नेंस का मतलब हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाहियों को आसान बनाना। इसके बाद फिर आम जनता तक सेवाओं की पहुंच में तीव्रता लाना, ये ई गवर्नेंस से ही संभव हो सका है। तो आज हम देखते हैं कि सरकार अगर कोई भी कार्य करती है तो उसकी सूचना तुरंत जनता तक पहुंच जाती है। तो यह किसके कारण संभव हो पाया है? तो यह सिर्फ ई गवर्नेंस के कारण ही संभव हो पाया है। इसके बाद फिर निकनेट के माध्यम से देश के सारे जिले एक दूसरे से संबद्ध हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जैसे इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पेजर, फैक्स, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाहियां तीव्रता से संचालित होने लगी हैं। और इससे एक और जहां जनता को कम शुल्क पर सेवाएं प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर लाल फीताशाही पर भी नियंत्रण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए चौथा, तो चौथा इसमें कि नियंत्रण की प्रकृति में परिवर्तन। अब इसमें क्या हुआ? तो आज हम देखते हैं कि सुशासन के अंतर्गत नियंत्रण की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। तो मानवीय जीवन की प्रत्येक गतिविधि पहले लोक प्रशासन के नियंत्रणाधीन होती थी, और वही आज निजी क्षेत्र को बढ़ाकर सरकारी नियंत्रण को कम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है। और इसमें हम देखते हैं कि लोक व्यय के प्रति सरकारी चिंता भी बढ़ी है। तो जो सरकार का खर्च होता है तो उस पर भी धीरे धीरे अब नियंत्रण किया जा रहा है, उस पर भी हमारी सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है कि जो पैसा खर्च हो रहा है इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन में पश्चवेलन का सिद्धांत तथा डाउनिंग साइज गवर्नमेंट, ये इसी के उदाहरण होते हैं। तो पश्चवेलन का सिद्धांत क्या होता है? तो पश्चवेलन का सिद्धांत का मतलब होता है कि सरकार अब धीरे धीरे पीछे हट रही है और निजी क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है। पश्चवेलन का मतलब क्या है? कि जो बेलन होती है वो आगे पीछे होती रहती है कि नहीं। तो जैसा अपन देखते हैं पीछे जाती है बेलन, तो मतलब हमारे सरकारी जितने भी काम हैं सरकार धीरे धीरे उसको घटाती जा रही है। ठीक है, तो सरकारी क्षेत्र को घटाया जा रहा है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसे हम पश्चवेलन का सिद्धांत कहते हैं। डाउनिंग साइज गवर्नमेंट मतलब सरकार का आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। ठीक है, सरकार के जो क्षेत्र हैं वे धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। सारे काम सरकार अब धीरे धीरे किसको सौंप रही है? निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है। सरकार इन पर नियंत्रण का कार्य करेगी अब। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता में क्या होता है? तो लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हुआ है। ठीक है, तो संवेदनशीलता वर्तमान लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता बन गई है, और सरकार आज आम जनता से सुखद और दुखद दोनों ही स्थितियों में सीधा जुड़ाव रखती है। ठीक है, सुख की स्थिति में जहां सरकार पदक प्रदान करती है, जहां इनाम प्रदान करती है, वहीं दूसरी तरफ दुखद स्थिति में हमारी सरकार संवेदना व्यक्त करती है और दुखों को दूर करने का प्रयास करती है। मतलब अगर कोई आपदा आती है तो हमारी सरकार राहत राशि का बंटवारा करती है या राहत राशि का वितरण करती है। ठीक है, जिससे लोगों का दुख दूर किया जा सके। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, एक ही देश में समय के परिवर्तन के साथ सुशासन के मानदंड परिवर्तनशील होंगे, और सुशासन की अवधारणा 4 स्तंभों पर आधारित होती है। तो सुशासन की अवधारणा कौन कौन से स्तंभ है? 4 जिस पर आधारित होती है। तो पहला स्तंभ देखिए, इसमें समता या इसी को समानता कहा जाता है, इक्विटी कहा जाता है। तो सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना तथा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखना, इसको कहा जाता है समता या समानता। फिर इसके बाद में दक्षता। तो दक्षता का मतलब क्या हो जाता है? इंग्लिश में इसको एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी अपने अपने कार्यों में दक्ष रहें, कुशल रहें। तो नागरिकों को बिना उत्पीड़न के सेवाओं का तीव्र और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है। फिर इसके बाद में अगला जाता है लोकाचार, जिसको एथोस कहा जाता है। तो नागरिकों की सेवा की भावना, ठीक है, ये होता है लोकाचार। तो जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह नागरिकों की सेवा करें, ये उनके अंदर भावना को उत्पन्न करना है, ये होता है लोकाचार। इसके बाद फिर आता है नैतिकता, एथिक्स।
इसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सुशासन के 4 आधार स्तंभ हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि सुशासन के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये 4 आधार स्तंभ आपको लिखने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OECD के अनुसार सुशासन के तत्व। तो OECD ने भी सुशासन के कुछ तत्व बताए हैं। तो ये कौन कौन से तत्व हैं, तो देखिए इसमें पहला तत्व बताया कि ऐसी सरकार जो नीतियां बनाने तथा सेवा देने में सक्षम हो। फिर इसके बाद में दूसरा होता है कि विधि का शासन तथा अधिकार हो। फिर इसके बाद में तीसरा होता है सरकार की वैधता और चौथा होता है उत्तरदायी सरकार। ये 4 तत्व बताए थे OECD ने। तो आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि OECD के अनुसार सुशासन के कितने तत्व बताए गए हैं, तो 4 तत्व बताए गए हैं और ये 4 तत्वों के नाम आपको लिखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला आता है इसमें कि सुशासन के 4 आयाम। तो सुशासन के 4 आयाम कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला देखिए इसमें आर्थिक आयाम। ठीक है, तो आर्थिक आयाम इसके अंतर्गत क्या होता है, तो सुशासन आर्थिक रूप में नव उदारवाद, बाजारवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, तथा प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सामाजिक आयाम। तो सामाजिक दिशा में क्या करना है, तो सामाजिक आयाम में विविधतापूर्ण समाज, समानता और सहिष्णुता, इसको बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद में अगला जाता है प्रशासनिक आयाम। तो प्रशासनिक आयाम में क्या है, तो प्रशासन को उदार तथा जवाबदेह बनाना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है राजनीतिक आयाम। तो इसमें क्या होता है, तो समय समय पर चुनाव, शासन में सहभागिता व राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुशासन के 4 आयाम हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाए कि सुशासन के 4 आयाम कौन से हैं, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम, ये 4 आयाम आपको लिखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए सुशासन से संबंधित कारक। तो सुशासन से संबंधित कुछ कारक हैं। तो विश्व बैंक के द्वारा सुशासन से संबंधित कुछ कारक बताए गए हैं। तो कौन कौन से कारक हैं, तो पहला कारक इसमें आता है कि राजनीतिक उत्तरदायित्व का होना। मतलब राजनीतिक उत्तरदायित्व होना बहुत जरूरी है सुशासन में। तो जो भी नेता वर्ग हैं यह जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि शासन की वह आदर्शतम स्थिति जिसमें पारदर्शिता, सहभागिता, संवेदनशीलता, जन कल्याण इसमें निहित होता है। और इसके बाद फिर ये शब्द अपन देखते हैं कि शब्द आधुनिक समय में विश्व बैंक 1992, विश्व बैंक रिपोर्ट 1992 से चर्चित हुआ है। तो कौन सा शब्द, ये जो सुशासन शब्द की अपन बात कर रहे हैं, तो सुशासन शब्द कब से अधिक चर्चित हुआ है, तो विश्व बैंक ने जब रिपोर्ट 1992 में पेश की थी उस समय से यह सुशासन शब्द बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है, बहुत अधिक चर्चा में रहा है। ठीक है, उसी समय से चर्चित हुआ है। फिर इसके बाद में अगला आपको ध्यान रखना है कि सूचना एवं विचारों के अभिव्यक्ति के आधार पर नीतियों का निर्धारण करना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली को विकसित करना जो कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता को प्राप्त कर सके। फिर इसके बाद में अगला इसमें आ जाता है कि सरकार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच सहयोग। तो सरकार भी और जितने भी सामाजिक संगठन हैं इनके बीच में सहयोग स्थापित करना है। ठीक है, ये सुशासन के कारक बताए थे विश्व बैंक ने। इसके बाद फिर आगे देखिए कि शासन की प्रक्रिया में उचित भागीदारी। मतलब जो सरकारी कामकाज होते हैं तो सरकारी प्रक्रिया में जनता की भी उचित भागीदारी हो। जब जनता की भागीदारी भी होगी तो फिर जनता को भी लगेगा कि सरकार अगर कोई भी काम करती है तो हमारी भागीदारी को महत्वपूर्ण समझती है। तो इससे फिर क्या होगा, तो इससे जनता का लगाव बढ़ेगा सरकार में, जनता का विश्वास बढ़ेगा सरकार में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि एक स्थापित विधि की रूपरेखा का होना। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था में कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है, या प्रभावशीलता को लाना है।
फिर इसके बाद में अगला आ जाता है सरकार एवं नागरिक समाज के संगठनों के मध्य सहयोग प्राप्त करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ कारक बताए हैं विश्व बैंक ने सुशासन के। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है सुशासन की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सुशासन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो देखिए इसमें तो विशेषता में पहली विशेषता यह है कि बिना किसी भेदभाव के सेवा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो बिना भेदभाव के भारत के या किसी भी देश की अपन बात करें तो सुशासन की विशेषता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है और समान सेवाएं उपलब्ध कराना है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि नियमों व विनियमों का पालन करते हुए निर्णय लेना व उसे लागू करना तथा निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि शासन कार्य में जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर इसके बाद में अगली विशेषता होती है कि शासन का जवाबदेही व उत्तरदायी होना। हमारा समझ में मतलब प्रशासन में जितने भी अधिकारी कार्य करते हैं ये जवाबदेह हो। ठीक है, और इसके बाद में उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया जाए, तो जवाबदेही और उत्तरदायी का होना ये इसकी विशेषता होती है। फिर इसके बाद में शासन में अधिकतम पारदर्शिता को लाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जानकारी के खुलेपन को बढ़ावा देना है, मतलब सरकार जो भी कार्य करे जनता को स्पष्ट दिखे। फिर इसके बाद में अगला जाता है शासन कार्य में जवाबदेहिता व मानव उन्मुखता को स्थापित किया जाना। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है योजनाओं का क्रियान्वयन और लागत प्रभावी होना। तो ये सारी विशेषताएं हैं सुशासन की जो आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि सुशासन की विशेषताएं बताइए, तो ये विशेषताएं आपको लिखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए सुशासन संबंधी समस्याएं। तो सुशासन के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं ये देखिए। इसमें पहली विशेषता आती है नागरिकों की अशिक्षा व अज्ञानता, मतलब भारत में अभी भी और विश्व में अभी भी जो लोग शिक्षित नहीं हैं, ठीक है, और उन्हें ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार के जो कार्य होते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की कमी के कारण और अज्ञानता के कारण ये सुशासन के मार्ग में बाधाएं हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है प्रशासन तंत्र में लाल फीताशाही की प्रवृत्ति। तो प्रशासन में जो लाल फीताशाही पाई जाती है, ठीक है, जिसके कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है, तो ये बड़ी समस्या है प्रशासन में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रशासकों का जनता के साथ अभिजनवादी व संवेदनहीन व्यवहार। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि प्रशासन व्यवस्था में अत्यधिक गोपनीयता। तो ये सब समस्याएं जिसके कारण सुशासन के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद फिर ये जो उपयुक्त कमियां हैं इनको दूर करने के लिए सुशासन एकमात्र सही रास्ता है। अगर सुशासन को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। तो सुशासन वर्तमान समय की मांग है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अतः मानव अधिकार संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। फिर इसके बाद में सुशासन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बढ़ावा दिया जाए। फिर जो सिविल सोसाइटी होती है, सिटीजन चार्टर होता है, सूचना का अधिकार होता है, इनको अपनाकर सुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है और सुशासन की जो समस्याएं हैं, सुशासन की जो कमियां हैं, इनको दूर किया जा सकता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए सुशासन हेतु रणनीतियां। तो सुशासन हेतु रणनीतियों में पहली रणनीति यह है कि मानव आवश्यकताओं में उचित निवेश को प्राथमिकता दी जाए या प्राथमिकता देना। ठीक है, तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जाए और इसको प्राथमिकता दी जाए। फिर इसके बाद में जो निर्धन और सीमांत व्यक्ति हैं इनके लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। फिर इसके बाद में जो राज्य की संस्थाएं होती हैं तो राज्य की संस्थाओं को मजबूत बनाना या उनको सुदृढ़ करना। फिर इसके बाद में जो संसद के कामकाज होते हैं तो संसद के कामकाज एवं संसद की प्रभावशीलता में वृद्धि की जाए। फिर इसके बाद में अगला आता है कि नागरिक समाज के साथ संबंध स्थापित किए जाए। मतलब जो सिविल सोसाइटी होती है तो सिविल सोसाइटी के जितने भी सदस्य होते हैं
उनके साथ संबंध स्थापित किए जाए। फिर इसके बाद में सरकार व्यवसाय सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करे या एक नया ढांचा तैयार करना। तो ये सभी रणनीतियां सुशासन के लिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है सुशासन की दिशा में प्रमुख प्रयास करना। तो सुशासन की दिशा में प्रमुख प्रयास किए गए हैं, तो ये कौन कौन से प्रयास हैं ये देखिए इसमें। तो पहला प्रयास यह है कि मानव अधिकार सूचना तथा महिला आयोग का गठन करना, जो कि किया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर नवीन प्रबंध तकनीकों जैसे निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन या उद्देश्य द्वारा प्रबंधन, इनको अपनाया गया है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि केंद्रीय व प्रांतीय मंत्री परिषद के सदस्यों व अधिकारियों के द्वारा निजी संपत्ति की घोषणा करना। ठीक है, फिर इसके बाद में तुरंत न्याय या त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए, जो कि हमारे भारत में किया गया है। फिर इसके बाद अन्य प्रयास, तो अन्य प्रयासों में क्या क्या है, तो राष्ट्रीय स्मार्ट शासन संस्थान हैदराबाद की स्थापना, लोक सेवा गारंटी व जन सुनवाई कानूनों की शुरुआत, इसके बाद निष्पादन निगरानी व मूल्यांकन व्यवस्था इत्यादि हमारे भारत में इनको शुरू किया गया है। तो ये सुशासन की दिशा में हमारे भारत में कुछ प्रयास किए गए हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सुशासन की दिशा में कुछ प्रमुख प्रयास किए गए हैं, तो बताइए वे प्रयास कौन कौन से हैं। तो ये प्रयास आपको लिखना होगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसका लास्ट निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या है, तो उपयुक्त तथ्यों का विहंगावलोकन या उनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सुशासन की अवधारणा राम राज्य लाने का प्रयास है और परंपरागत तथा आधुनिक समय में लोक प्रशासन के चरित्र और उसके उद्देश्यों में व्यापक परिवर्तन भी हुए हैं और ये परिवर्तन प्रासंगिक भी प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अतः यह आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में वैश्विक दृष्टिकोण तथा भारतीय विषमता के संदर्भ में सुशासन की अवधारणा रामबाण साबित होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा आपको इसमें निष्कर्ष लिखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह सुशासन का टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसमें आपसे 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक शुरू होता है ई गवर्नेंस। तो जो ई गवर्नेंस होता है, तो ई गवर्नेंस यहाँ पर ई का फुल फॉर्म क्या है, तो ई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से, ठीक है, कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया जाता है, योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है या जनता तक सूचना को पहुंचाया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जब कार्य किए जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, तो एग्जाम में लिखना है कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, कार्यवाहियां, वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण जब सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए किया जाता है तो उसे ही ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है या उसे ही ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर यह शासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु लोगों, प्रक्रियाओं, सूचना और प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है। ठीक है, इसके बाद फिर ई गवर्नेंस से कार्य कुशलता में वृद्धि, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति प्रभावकारिता में वृद्धि होती है और ई गवर्नेंस को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा परिभाषित भी किया गया है। तो कुछ इसकी परिभाषाएं दी गई है ई गवर्नेंस की। तो कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं ये देखिए इसमें। तो पहले देखिए इसमें यूनेस्को के अनुसार, ठीक है, तो यूनेस्को के अनुसार इसकी परिभाषा है कि ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से प्रशासन के निष्पादन के रूप में समझा जा सकता है ताकि सार्वजनिक तथा अन्य एजेंसियों को सूचना प्रसारित करने को एक कुशल, तीव्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
तथा सरकारी प्रशासनिक गतिविधियों का बेहतर निष्पादन किया जा सके। ये यूनेस्को के अनुसार इसकी ई गवर्नेंस की परिभाषा दी गई है। फिर इसके बाद में विश्व बैंक के अनुसार भी ई गवर्नेंस की परिभाषा दी गई है। तो सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट तथा मोबाइल कंप्यूटिंग के उपयोग को संदर्भित करता है और ये वे प्रौद्योगिकियां हैं जिनमें नागरिकों, व्यवसायों तथा सरकार की अन्य शाखाओं के साथ संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता है और ये प्रौद्योगिकियां विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व बैंक के अनुसार इसकी परिभाषा दी गई है ई गवर्नेंस की। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, जो ई गवर्नेंस होता है तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि प्रभावी सरकार तथा उत्कृष्ट सरकार उपलब्ध कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है इसका ई गवर्नेंस का। इसके बाद फिर ई गवर्नेंस एक वैकल्पिक सरकार होती है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में वर्तमान समय में सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो सुशासन की मांग, पेपर रहित कार्यालयों के नारे, पारदर्शिता की प्रबल मांग और गोपनीयता को समाप्त करने की लड़ाई तथा सूचना के अधिकार पर बल दिया जाना आदि सुशासन या ई गवर्नेंस की ओर बढ़ते हुए मजबूत कदम हैं। और ई गवर्नेंस के माध्यम से आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार के कार्यों में बहुत परिवर्तन आया है। पहले सरकार क्या करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस वर्क कर रही है। आ रहा समझ में। तो पहले हम देखते थे कि हमारी भारत सरकार की ओर से जो बजट पेश किया जाता था तो पेपर पर प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, पेपर को पढ़कर सुनाते थे हमारे वित्त मंत्री, लेकिन अब आपने देखा होगा कि अब बजट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो अब पेपर लेकर साथ में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम देखते हैं कि सारी सूचना आज हम कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सरकार अब कंप्यूटर के माध्यम से कार्य कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उपयोग कर रही है। इसके बाद फिर यह वर्तमान सरकार को परिवर्तित कर रहा है तथा स्मार्ट शासन को बढ़ावा दे रहा है। अब स्मार्ट शासन का मतलब क्या है, तो स्मार्ट के कुछ अर्थ होते हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म और इसका अर्थ क्या है। तो पहले यहाँ पर जो स्मार्ट शब्द है, तो स्मार्ट का एस, तो एस से यहाँ पर बनाया गया है सिंपल। सिंपल का अर्थ होता है सरल। तो सरकार के नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें उपयोगकर्ताओं हेतु अनुकूल बनाना, ये होता है स्मार्ट में एस का अर्थ। अब इसके बाद स्मार्ट में एम का क्या अर्थ है और इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए। तो यहां पर एम फॉर मोरल, और मोरल का हिंदी अर्थ होता है नैतिक। मतलब क्या है, तो मतलब यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी एवं सतर्कता एजेंसियों में सुधार हो रहा है, इसलिए अधिकारियों में नैतिकता और मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में स्मार्ट में ए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ए का फुल फॉर्म होता है अकाउंटेबिलिटी और हिंदी में अर्थ होता है जवाबदेहिता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता करता है तथा कुशलता पूर्वक इनका मापन भी करता है। फिर इसके बाद में स्मार्ट में आर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आर का फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्सिव और हिंदी में अर्थ होता है अनुक्रियाशील। तो लोगों के अनुरूप कुशल सेवा वितरण प्रणाली और सरकार, ठीक है, ये उत्तरदायी होगी, जिम्मेदार होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी या रिस्पॉन्सिव होगी। मतलब सरकार कैसी हो, रिस्पॉन्सिव हो। इसके बाद फिर अगला आता है टी, मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। तो इसके माध्यम से जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं, तो गोपनीय सूचनाएं पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, जिससे सार्वजनिक एजेंसियों में क्षमता और विधि के शासन को बढ़ावा मिलता है। तो ये स्मार्ट के फुल फॉर्म और इसके अर्थ होते हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए ई प्रशासन के लाभ, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है इसके लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ यह है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, मतलब भ्रष्टाचार में कमी आती है, ये इसका पहला लाभ है। दूसरा लाभ यह है प्रशासन में इससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है। तीसरा लाभ इसका यह होता है कि नागरिकों और व्यापारों के
लिए इसमें व्यापक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। फिर इसके बाद में अगला इसका लाभ यह है कि इससे लागत में कमी आती है। इसके बाद में लागत में कटौती एवं राजस्व में वृद्धि होती है। तो पहले हम देखते थे कि जब पेपर वर्क होता था तो पेपर वर्क पर लागत भी ज़्यादा लगेगी और कर्मचारी भी ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जब से हमारी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बढ़ावा दिया है तो पेपर वर्क भी कम होने लगा है और उसकी कास्ट भी घटी है, मतलब लागत में कमी आई है, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की बेहतर आपूर्ति होती है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि व्यापार और उद्योग के साथ उन्नत अंतर क्रियाओं को बढ़ावा मिला है इससे। फिर इसके बाद में अगला जाता है सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण किया गया है। फिर इसके बाद में अगला आता है अधिक दक्ष सरकारी प्रबंधन को बढ़ावा मिला है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ये है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट या फिर ई प्रशासन के या ई गवर्नेंस के लाभ। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला लाभ है इसका कि सुशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के संबंधों में सुधार हुआ इससे। ठीक है, मतलब जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे तो प्रशासनिक अधिकारी और जो सिविल सोसाइटी के सदस्य होते हैं तो इसके भी संबंधों में सुधार हुआ है। फिर इसके बाद में प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना को बढ़ावा मिला है इससे। फिर इसके बाद में सरकार की वैधता में वृद्धि हुई है अब। फिर इसके बाद में इसका अगला लाभ यह है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में लाल फीताशाही और कागजी कार्रवाई में कटौती हुई है। तो लाल फीताशाही मतलब कि जो कार्यों में अनावश्यक विलंब होता था पहले तो उसमें कमी आई है, और फिर जो कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती थी तो कागजी कार्रवाई में भी कमी आई है। फिर इसके बाद में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन एवं समन्वय स्थापित किया गया है। तो ये सारे इसके लाभ हैं ई गवर्नेंस के, जो आपको याद रखना है। ये एग्जाम में आपसे 5 नंबर में अगर पूछा जाए कि ई गवर्नेंस के लाभ लिखिए तो ये सारे लाभ आपको लिखना है। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस के लाभ समाप्त हुए। अब इसके बाद देखिए आगे भारत में ई शासन संबंधी पहल की गई है। तो देखिए इसमें भारत में ई शासन संबंधी पहल, तो भारत को डिजिटल शक्ति संपन्न समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से हम देखते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से की जा रही है सरकार के द्वारा। तो डिजिटल इंडिया एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बहुत से सरकारी मंत्रालय तथा विभाग इसमें शामिल किए गए हैं तथा इसका क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत निम्न प्रकार को अवसंरचनात्मक घटकों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ निम्न प्रकार के कुछ अवसंरचनात्मक घटक होते हैं जिनको क्रियान्वित किया जा रहा है। ये सब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत संभव हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला होता है कि स्टेट डाटा सेंटर, मतलब राज्य आंकड़ा केंद्र। तो इसके माध्यम से राज्य के सभी आंकड़े उपलब्ध आसानी से हो पाते हैं। फिर इसके बाद में राज्य भर में स्थित एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद में सामान्य सेवा केंद्र इसको स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद में राज्य ई शासन सेवा वितरण गेटवे, ठीक है, और ई जिला। तो ये इन सभी की शुरुआत की गई है और इन सभी को लागू भी किया जा रहा है। तो ये सब डिजिटल प्रोग्राम या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट या फिर ई गवर्नेंस के माध्यम से संभव हो पाया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर जो ई गवर्नेंस होता है तो ई गवर्नेंस संबंधी कुछ समस्याएं भी होती है। तो इससे संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहली समस्या है कि परिवर्तन का प्रतिरोध। तो जब भी परिवर्तन की बात होती है तो इसका विरोध जरूर किया जाता है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं ये ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीके से कार्य करना पसंद करते हैं और नई तकनीकों को एकदम से स्वीकार नहीं कर पाते हैं ये, जिसके कारण विरोध होता है। फिर इसके बाद में
अगला आता है कि राजनीतिक मूल्यों में गिरावट तथा राजनेताओं एवं लोक सेवकों में जवाबदेहिता का अभाव होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि गैर स्थानीय भाषा। ठीक है, तो जो स्थानीय क्षेत्र में हम देखते हैं तो अलग अलग भाषाएं होती, ये समस्याएं बनी रहती है। फिर इसके बाद में न्यूनतम आईटी साक्षरता। आईटी साक्षरता मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यह साक्षरता अभी हमारे भारत में कम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। तो सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी हमारे भारत में कम है, इसलिए लोग एकदम से इसको स्वीकार नहीं कर पाते। फिर इसके बाद में सरकारी वेबसाइटों की प्रयोक्ता अनुकूलता में कमियां। ठीक है, जो सरकारी वेबसाइट होती है तो सरकारी वेबसाइट का लोग कम उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सब इसकी कमियां होती हैं या ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। तो इस टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन भी, 5 नंबर के क्वेश्चन भी और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।